हेलो दोस्तों, मैं आपका होस्ट और दोस्त सूर्यदेव स्वागत करता हूं आपका बैक टू एजुकेशन यूट्यूब चैनल की ज्योग्राफी सीरीज़ में। अपना जो लास्ट ज्योग्राफी सेशन जहां पे अपने छोड़ रखा था उससे आगे अपन शुरू करते हैं। आज अपना जो टॉपिक जो होगा ना ज्योग्राफी का, वो होगा अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा है ना, इंटरनेशनल जो बॉर्डर लाइन है वो, और जो जल संधि होगी ना, जो वाटर जो ट्रीटी हैगी, वाटर जो संधि होगी जिसमें चैनल्स का नाम आता है, जितने भी चैनल्स हैं उन सब के बारे में पढ़ेंगे आज अपन। ठीक है, तो सबसे पहले मैं टॉपिक का नाम यहां पे नोट कर देता हूं, अंतरराष्ट्रीय सीमा और जल संधि। अंतर्राष्ट्रीय सीमा और जल संधि के बारे में आज अपन पढ़ेंगे। और अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की अगर मैं बात करूं कि भारत के कौन से देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है, आपको पता ही है कि भारत के साथ वर्तमान में अगर मैं बात करूं कि भारत के साथ कितने देशों की सीमाएं लगती है, तो 7 देशों की सीमाएं भारत के साथ लगती है, जिसमें से एक वो देश है जो पीओके के साथ लगता है, जो अफगानिस्तान जो है उसकी सीमा पीओके के साथ लगती है। तो 7 देश भारत के साथ इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करते हैं। और भारत के कितने राज्य? भारत के 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश इंटरनेशनल बाउंड्री के साथ शेयरिंग में है। ठीक है, अब अगर वही चीज मैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाओं के बारे में बात करूं कि कौन कौन से देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम क्या है, तो यहाँ पे 2 अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं जो ट्रेंड में रहती है, एक रेड क्लिफ और एक मैक महोन लाइन। ठीक है, रेड क्लिफ और मैक महोन लाइन जो है वो चर्चा में रहती है हमेशा ही, क्योंकि दोनों की दोनों विवादास्पद जो है, दोनों के दोनों डिस्प्यूटेड एरिया के तहत दोनों विवाद में रहती है। तो उसी चीज पे आज चर्चा करते हैं। देखो, मैं यहाँ पे अगर बाउंड्री लाइन की अगर मैं बात करूँ, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाओं की अगर मैं बात करूँ, तो सबसे पहले हम रेड क्लिफ लाइन के बारे में बात करते हैं। रेड क्लिफ रेखा के बारे में अपन बात करते हैं। तो रेड क्लिफ लाइन के बारे में अगर मैं बात करता हूँ तो सबसे पहले हम यहाँ पे मैप ड्रॉ करते हैं, नक्शा ड्रॉ करते हैं। भारत का जो मैप जो ड्रॉ करेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे अपना एक पड़ोसी देश है जिसका नाम है पाकिस्तान। अपना एक पड़ोसी देश है जिसका नाम है पाकिस्तान। पाकिस्तान की सीमाओं के बारे में अगर बात करें, पाकिस्तान की जो सीमा भारत के साथ जो साझा करता है वो गुजरात से शुरू हो जाती है यहाँ से, और यहाँ से शुरू होके पूरे यहाँ तक, मतलब पूरा जम्मू कश्मीर तक, जम्मू कश्मीर कहूँ या आज के दिन में बात करूँ तो लद्दाख तक पाकिस्तान की सीमा लगती है। लद्दाख तक पाकिस्तान की सीमा लगती है। ये यहाँ पे गुजरात जो राज्य है, गुजरात राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगता है। गुजरात के बाद जो लगेगा वो लगेगा राजस्थान। ठीक है, राजस्थान इसके साथ सीमा बनाएगा। उसके बाद राजस्थान के बाद जो सीमा बनाएगा वो बनाएगा अपना पंजाब राज्य, और पंजाब के बाद जो सीमा बनाएगा वो कौन बनाएगा? देखो यहाँ पे ये केंद्र शासित प्रदेश इसको बना दिया गया है JNK, जम्मू एंड कश्मीर। और जम्मू एंड कश्मीर के इस तरफ वाला जो एरिया हो इसको कहा जाता है लद्दाख। ठीक है, वर्तमान की अगर मैं बात करूं तो वर्तमान में गुजरात के साथ सीमा बनाता है पाकिस्तान, राजस्थान के साथ, पंजाब के साथ, जम्मू कश्मीर के साथ और लद्दाख के साथ। वर्तमान में केवल 4 राज्य नहीं है, 3 राज्य हैं और 2 केंद्र शासित प्रदेश है जिनके साथ पाकिस्तान सीमा बनाता है। और सीमा रेखा की लंबाई है 3323 किलोमीटर। लेकिन यहाँ पे जो सीमा रेखा जो है ना, ये जो लाइन है, इस लाइन का नाम यहाँ पे क्या रखा गया है? तो ये जो लाइन है, इस लाइन का नाम है यहाँ पे रेड क्लिफ रेखा, रेड क्लिफ लाइन। यह है रेड क्लिफ रेखा जो भारत और पाकिस्तान की बाउंड्री को निर्धारित करती है, कि बाउंड्री जो निर्धारित करती है कि कहां पे पाकिस्तान है, कहां पे भारत है। ठीक है, हुआ क्या था यहाँ पे, जब भारत और पाकिस्तान एक संयुक्त देश होता था, उस टाइम क्या होता था, 15 अगस्त 1947 को भारत को आजाद करने की घोषणा की गई अंग्रेजों के द्वारा। लेकिन उससे पहले यहाँ पे निर्धारित किया गया कि यहाँ पे मुस्लिम मेजोरिटी और जो हिंदू या जो भी हिंदू के अलावा जितने भी यहाँ पे रिलीजियन है, मतलब उनको अलग अलग देश बना के यहाँ से जाएंगे। ठीक है, क्योंकि पहले से पाकिस्तान की मांग चल रही थी यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जो मुस्लिम मेजोरिटी वाला जो क्षेत्र जो होगा उसको पाकिस्तान बना दिया जाएगा, और उसी मुस्लिम मेजोरिटी का जो हिस्सा था यहाँ पे, ये जो कंट्री था यहाँ पे, ये जो कंट्री है बांग्लादेश।
ये बांग्लादेश भी उसी मेजोरिटी का हिस्सा था। तो यहाँ पे जो मुस्लिम मेजोरिटी थी और यहाँ पे मुस्लिम मेजोरिटी थी, उन दोनों को अलग देश बना दिया गया। इसको पहले कहा जाता था पूर्वी पाकिस्तान, इसको कहा जाता था पूर्वी पाकिस्तान या पश्चिमी पाकिस्तान कहेंगे। ये कौन सी तरफ है? इस तरफ पश्चिमी तरफ है, और ये है पूर्वी पाकिस्तान। ये पूर्वी पाकिस्तान और ये पश्चिमी पाकिस्तान, ठीक है। पहले इनका नाम ये होता था, ये पूर्वी पाकिस्तान, ये पश्चिमी पाकिस्तान। यहां से कंट्रोल होता था पूरा का पूरा, जो आज के दिन वर्तमान में जो बांग्लादेश जो नाम है ना, वो पश्चिमी पाकिस्तान से कंट्रोल होता था। यहाँ पे जो गवर्नमेंट जो होगी ना, वो ही कंट्रोल करेगी आर्मी के द्वारा यहाँ पे, ठीक है। ये सब कुछ चलता रहा था 1971 तक ये सब कुछ चलता रहा था। उसके बाद बांग्लादेश का जन्म होता है, और बांग्लादेश के जन्म में अहम भूमिका थी भारत की, ठीक है। भारत के द्वारा यहाँ पे हस्तक्षेप किया गया था। बांग्लादेश जो मुक्ति जो सेना थी उसके साथ सहयोग किया गया था इंडियन आर्मी के द्वारा। अब हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में क्या हुआ था, जो रेड क्लिफ जो लाइन है उसका निर्धारण कब किया गया था? यहाँ पे निर्धारण की अगर मैं बात करूं, निर्धारण कब किया गया था? निर्धारण की अगर मैं बात करूं तो वो हुआ था 17 अगस्त 1947 को इस बाउंड्री को निर्धारित किया गया। इस बाउंड्री को लागू कर दिया गया कि इस बॉर्डर से इस तरफ पाकिस्तान होगा और इस तरफ भी पाकिस्तान होगा। जो पाकिस्तान में जाना चाहता है पाकिस्तान में जा सकता है, जो पाकिस्तान से जो हिंदू जो लोग हैं जो भारत में आना चाहते हैं वो आ सकते हैं। तो बहुत ही लंबे तरीके या लंबे मामले में यहाँ पे क्या हुआ, पलायन हुआ था लोगों का। पाकिस्तान से भारत आए, भारत से पाकिस्तान, और कहा जाता है कि इसी दौरान लगभग 2 लाख से 2 करोड़ के बीच में डाटा मिलती है। ऑफिशियली डाटा मिलते हैं 2 लाख जो माउंटबेटन के अकॉर्डिंग है, लेकिन कहा जाता है कि बहुत सारे लोगों की यहाँ पे डेथ हो गई थी, भूखमरी से हो गई थी, राह में पैदल चलते चलते लोग मारे गए थे। बहुत सारे ऐसे लोग थे जो यहाँ पे अपना घर छोड़ के आ गए, यहाँ पे उनको निवास स्थान या कोई भी रहने के लिए जगह नहीं मिली, काफी 2-3 महीने तक ऐसे पड़े रहे, ठीक है, शरणार्थियों की तरह। और उसके तहत इनकी क्या हुई, बहुत सारे यहाँ पे मौतें हुई। तो हम रेड क्लिफ के बारे में पढ़ना चाहते हैं। तो रेड क्लिफ, भारत को आजादी मिली थी 15 अगस्त 1947 को, लेकिन रेड क्लिफ का जो निर्धारण किया था वो 2 दिन बाद 17 अगस्त 1947 को। और निर्धारण करने वाला जो यहाँ पे क्या होता था, एक कमीशन बनाया गया था, एक कमीशन बनाया गया था, बॉर्डर कमीशन, ठीक है, सीमा आयोग बनाया गया था। और उस सीमा आयोग का यहाँ पे जो अध्यक्ष था, सीमा आयोग का जो अध्यक्ष था यहाँ पे, वो था सिरिल रेडक्लिफ। सिरिल रेडक्लिफ उस सीमा आयोग का या बॉर्डर कमीशन का अध्यक्ष था, जिसने इस सीमा को बनाया था। और उसने कौन सी सीमा को बनाया था? पंजाब प्रांत, क्योंकि पूरा का पूरा ये पंजाब प्रांत होता था। पंजाब का ज्यादातर एरिया पाकिस्तान में, भारत में कम एरिया, पूरा पंजाब प्रांत है। ये पाकिस्तान का ये पूरा का पूरा पंजाब प्रांत है, नीचे सिंध प्रांत है, ठीक है। एक तो पंजाब प्रांत के एरिया को बांटना था और एक बंगाल प्रांत के एरिया को बांटना था। ये दोनों काम थे किसके? रेड क्लिफ के। तो इसने इस वाले एरिया पे लाइन खींची और इस वाले एरिया पे लाइन खींची, बाकी पूरा डिस्प्यूटेड था ये मामला। कहा जाता है कि रेड क्लिफ आजादी से पहले वाले दिन 14 अगस्त को ही भारत छोड़ के चला गया था, क्योंकि उसको पता था कि बहुत बड़ा विवाद होने वाला, बहुत सारे लोग इधर से उधर जाएंगे और उसका पूरा का पूरा जो जाएगा वो नाम किसका जाएगा? रेड क्लिफ का। और इसको लग रहा था कि इसकी यहाँ पे हत्या भी हो सकती है इस पूरे मामले को लेके, तो ये पहले ही भारत को छोड़ के भाग गया था यहाँ से। कहा जाता है कि जो इनको तनख्वाह भी जिस पे लाया गया था वो तनख्वाह भी लेके नहीं गया, रातों रात यहाँ से निकल गया था। अपना जो भी पेपर था, बाउंड्री जो पेपर थे, उन सबको जला के यहाँ से निकल गया था। तो ये पता लग गया आप लोगों को कौन से देश के बीच में है, पाकिस्तान एंड भारत के बीच में लाइन है, भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ रेखा। निर्धारण हुआ 17 अगस्त 1947 को, और इसका जो अध्यक्ष था वो था सर सिरिल रेडक्लिफ था, ठीक है। बाकी जो यहाँ पे मुद्दे जो हैं वो पढ़ेंगे हम, अंतर्राष्ट्रीय जो संबंध होंगे कि भारत और पाकिस्तान के संबंध कब से हैं, कैसे चलते हैं, कब क्या हुआ, कब क्या नहीं हुआ, उन सब के बारे में पढ़ेंगे अपन, ठीक है। कहा जाता है कि रेडक्लिफ ने इस एरिया में तो घूम फिर के सीमा निर्धारण कर दी कि ये मेजोरिटी पाकिस्तान में जो मुस्लिम मेजोरिटी है, बाकी जो मेजोरिटी है वो भारत में, क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश के रूप में उभर के आया था, पाकिस्तान था एक मुस्लिम कंट्री था, ठीक है। यहां पे अगर देखें तो बांग्लादेश में कहा जाता है कि रेडक्लिफ ने क्या हुआ था, टाइम बहुत कम बचा था, क्योंकि ये 8 या 9 मई को भारत में आया था, इसको 5 सप्ताह का टाइम दिया गया था कि 5 सप्ताह में तुझे बाउंड्री यहाँ पे ड्रॉ करनी है, बहुत ही कम टाइम, ठीक है। इसको पहले भारत के बारे में कोई नॉलेज नहीं थी, ये एक वकील था वहां पे, ठीक है, वकील था, वकील को उठा से लेके आए थे, वहां से उठा के यहाँ बुलाया गया था और इसको अध्यक्ष बना दिया गया था इस सीमा आयोग का। उसने यहाँ पे तो घूम फिर के पूरा माहौल बना के या पूरा जांच पड़ताल करके पूरी रेखा खींची, लेकिन यहाँ पे कहा जाता है कि उसने थाने जो होती ना, चौकी से चौकी मिला दी गई थी,
जो भी चौके थे उन सबको मिला के यहाँ पे बाउंड्री बना दी गई थी। तो क्या हुआ था, ये एरिया जो था ये बहुत ही डिस्प्यूटेड था और ये 2015 तक डिस्प्यूटेड एरिया चलता रहा था। विवाद था यहाँ पे कि बहुत सारे ऐसे बांग्लादेश के गांव थे या इनक्लेव थे जो यहाँ भारत में पड़ रहे थे और भारत के इनक्लेव थे जो पाकिस्तान में, सॉरी, बांग्लादेश में पड़ते थे। तो वो 2015 में सोल्यूशन हुआ, उस चीज को भी देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये याद रखना, रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान। अध्यक्ष था सर सिरिल रेडक्लिफ, निर्धारित हुई थी 17 अगस्त 1947। अब देखो, अब डुरंड रेखा के बारे में अगर देखें, देखो यहाँ पे पाकिस्तान लगता है, यहां तक, यहां से ऊपर ये जो एरिया, ये यहाँ पे जो लगता है वो कौन सा लगता है, अफगानिस्तान। यहां पे लगता है अफगानिस्तान भारत के साथ सीमा बनाता है लगभग 106 किलोमीटर। देखो क्या हुआ था, अफगानिस्तान जो भारत के साथ सीमा बनाता है 106 किलोमीटर, उस रेखा को पहले नाम जो दिया जाता था वो दिया जाता था डुरंड रेखा। डुरंड रेखा, डुरंड रेखा। एक व्यक्ति था जिसका नाम था मार्टिमर डुरंड। मार्टिमर डुरंड, मार्टिमर डुरंड ने इस रेखा का निर्धारण किया था और 1893 में ये रेखा का निर्धारण किया था, लागू 1896 में हो गई थी ये, ठीक है। मार्टिमर डुरंड ने क्या किया था, ये जो रेखा थी ये याद रखना मैं अगर पहले, क्योंकि निर्धारण कब हुआ था, 1893 में। उस टाइम क्या हुआ था, भारत और पाकिस्तान एक होते थे, भारत और पाकिस्तान एक होते थे उस टाइम। और उस टाइम क्या होता था, जो डुरंड रेखा का निर्धारण किया था वो भारत और पाकिस्तान के बीच में किया गया था। और ये जो सीमा थी ना, ये जो पाकिस्तान के साथ जो सीमा बना रहा आज के दिन अफगानिस्तान, ये जो सीमा थी, इसी रेखा को क्या कहा जाता था, इसी रेखा को कहा जाता था डुरंड रेखा। इसी रेखा को कहा जाता था डुरंड रेखा, जो पहले भारत और अफगानिस्तान के बीच में होती थी, ठीक है। अफगानिस्तान के बीच में होती थी क्योंकि यहाँ पे विवाद था दोनों, यहाँ पे अफगान जो मुस्लिम जो लोग थे और अंग्रेजों के बीच में यहाँ पे विवाद रहता था इस सीमा पे, इसलिए इस सीमा को निर्धारित किया गया था कि इस सीमा से आगे अंग्रेज नहीं आएंगे, ठीक है। अफगानिस्तान का एक अमीर था, उनके बीच में मार्टिमर डुरंड के बीच में एक समझौता हुआ था ये। अब अगर यहाँ पे देखें इस रेखा के बारे में, वर्तमान अगर स्थिति देखें तो वर्तमान के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये रेखा वर्तमान में कौन से दो देशों के बीच में मिलेगी, ये मिलेगी पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान के बीच में। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में वर्तमान में डुरंड रेखा का निर्धारण है, क्योंकि ये रेखा आज के दिन ये इस तरफ पाकिस्तान है, इस तरफ अफगानिस्तान, लेकिन कुछ एरिया भारत का भी लगता है अफगानिस्तान, लेकिन आज के दिन वो पीओके में पड़ता है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, जो गिलगित बल्तिस्तान वाला जो एरिया है ना उसमें पड़ता है। लेकिन भारत का नाम भी हम ले सकते हैं कुछ हद तक कि भारत और अफगानिस्तान के बीच में भी लगती है, क्योंकि ये जो बॉर्डर है भारत का अफगानिस्तान के साथ लगता है, लेकिन मेन जो सीमा जो है वो आज के दिन पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में लगती है। तो डुरंड रेखा का नाम याद रखना, डुरंड रेखा मार्टिमर डुरंड के नाम पे पड़ा था, उसी ने इस सीमा रेखा का निर्धारण किया था। अब आगे चलते हैं, मार्टिमर डुरंड रेखा से आगे अगर चलते तो आगे अपना जो देश है, पड़ोसी देश है, नाम का पड़ोसी देश है, वो यहाँ से शुरू हो जाता है और पूरा ये यहाँ तक, ये चीन, चाइना शुरू हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। चाइना के बारे में कहा जाता है भारत और चीन के बीच में जो सीमा रेखा है उसका नाम है मैक-मैहोन रेखा, ठीक है। मैक-मैहोन रेखा जो थी वो भारत और किसके बीच में थी, चाइना के बीच में, भारत और चाइना के बीच में मैक-मैहोन रेखा। देखो यहाँ पे ये देश है भूटान, ठीक है। मैक-मोहन रेखा के बारे में याद करें तो याद रखना, मैक-मोहन रेखा भारत और पूरे चाइना के बीच में नहीं, मैक-मोहन रेखा जो है वो केवल अरुणाचल प्रदेश की सीमा से लगती है। ये जो सीमा ना, इसी को कहा जाता है मैक-मोहन रेखा, मैक-मोहन रेखा। मैक-मोहन लाइन, ठीक है। मैक-मोहन लाइन किस किस के बीच में है, चाइना, चीन और भारत। भारत का कौन सा राज्य याद रखना, अरुणाचल प्रदेश। भारत का अरुणाचल प्रदेश राज्य के बीच में लगती है मैक-मोहन रेखा और चाइना के बीच में ये जो लाइन है इसको कहा जाता है मैक-मोहन लाइन। और मैक-मोहन लाइन का जो निर्धारण जो हुआ था, मैक-मोहन लाइन को कब निर्धारित किया गया था, निर्धारण की अगर मैं बात करूं मैक-मोहन लाइन का निर्धारण कब किया गया था, तो ये किया गया था 27 अप्रैल 1914 को इस रेखा का निर्धारण किया गया था।
ये विवाद का विषय क्यों है? मैकमोहन जो लाइन है, मैकमोहन जो रेखा है, ये वर्तमान में विवाद का विषय क्यों है? क्योंकि याद रखो, ये जो एरिया जो होता था ना, ये वो वाला एरिया, ये पूरा का पूरा, ये ऊपर से लेके ये पूरा एरिया, ये पूरा पूरा एरिया पहले कौन से देश के अधीन होता था? कौन सा देश था यहाँ पे? तिब्बत। ये पूरा तिब्बत होता था, ठीक है। तिब्बत पे 1950 के बाद से कौन से देश ने अपना पूर्ण अधिकार कर लिया था? चीन ने, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो समझौता जो हुआ था ना, ये मैकमोहन रेखा वाला जो समझौता हुआ था, ये भारत और किसके बीच में होगा? भारत और तिब्बत के बीच में। ये जो समझौता हुआ था, ये भारत और तिब्बत के बीच में हुआ था, लेकिन तिब्बत पे वर्तमान में चाइना का अधिकार है। तो चाइना, याद रखना, चाइना इस रेखा को मान्यता नहीं देता है। चाइना मैकमोहन रेखा को मान्यता नहीं देता है। उसने कहा कि ये हमारे अधीन जो राज्य जो था तिब्बत, जो जिसपे पहले हमारा अधिकार था 700 साल पहले, क्या होता है कि चाइना क्या कहता है कि हमारा पहले अधिकार था, तिब्बत पहले हमारे अधीन था, ठीक है, अब दोबारा से उनके अधीन हो गया है। कहा जाता है कि 700 साल पहले इस पे हमारा अधिकार था। तो तिब्बत पे अभी वर्तमान में चाइना का अधिकार, इसलिए चाइना इस रेखा को मान्यता नहीं देता है। वो क्या कहता है कि तिब्बत जो था उस टाइम स्वतंत्र नहीं था, कमजोर देश था, भारत ने जबरदस्ती यहाँ पे साइन करवाए हैं, ठीक है। तो वर्तमान में मैकमोहन जो लाइन है उसको चाइना मान्यता नहीं देता, चाइना नहीं मानता, भारत उसको मानता है। चाइना कहता है कि अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम ये वाला पूरा एरिया किसका हिस्सा है? तिब्बत का, दक्षिणी तिब्बत कहता है चाइना इसको, ठीक है। यहाँ पे एक जगह भी है तवांग, जो काफी विवादास्पद रहती है, जो बौद्ध भिक्षुओं, बौद्ध धर्म के लिए काफी फेमस है। वहाँ पे बौद्ध धर्म से संबंधित मोनेस्ट्री भी है तवांग में, जो विश्व की सबसे बड़े मोनेस्ट्री में जिसका नाम आता है। तो ये याद रखना, मैकमोहन रेखा का जो निर्धारण हुआ था भारत और किसके बीच में? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया और तिब्बत के बीच में यहाँ पे निर्धारण हुआ था। और कहाँ पे हुआ था ये निर्धारण? शिमला में, हिमाचल प्रदेश में जो है ना, शिमला वार्ता है, शिमला समझौते के तहत इसका निर्धारण किया गया था मैकमोहन रेखा का, ठीक है। भारत और वर्तमान में चीन के बीच में, लेकिन चीन इसको मान्यता नहीं देता है। तभी तो चाइना अरुणाचल प्रदेश के अंदर घुसने की कोशिश करता रहता है हमेशा, क्योंकि चाइना अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत का हिस्सा मानता है, दक्षिणी तिब्बत का हिस्सा मानता है। और चाइना की नीति हमेशा यही रहती है, चाइना नेपाल को भी अपना मानता है, भूटान को भी अपना मानता है, सिक्किम को भी अपना मानता है, अरुणाचल को भी अपना मानता है, लद्दाख वाला जो एरिया उसको भी अपना मानता है। चाइना की नीति है अपने हाथ वाली नीति है। ये कहता है कि ये जो हथेली है तिब्बत है, ये मैं ले चुका हूँ, लेकिन अरुणाचल प्रदेश मेरे को लेना है, सिक्किम लेना है, नेपाल, भूटान और लद्दाख, ये सारे एरिया मेरे हैं, मतलब पूरी हथेली है ये, ठीक है, ये मेरा एरिया है, चाइना ये कहता है। तो याद रखना इसके बारे में, मैकमोहन जो लाइन है वो इसके बीच में है। अब अगर थोड़ी सी और अगर चाइना की बात करें, चाइना जम्मू कश्मीर वाले एरिया में भी अभी विवाद का विषय चला हुआ है, अभी कॉन्फ्लिक्ट चला हुआ है भारत और चाइना के बीच में। वो क्या है? जो स्टैंड ऑफ है पाकिस्तानी जो लिबरेशन जो आर्मी है उसका, सॉरी चाइना लिबरेशन आर्मी है उसका, और भारतीय इंडियन आर्मी का जो विवाद चला हुआ वो क्या है? देखो यहां पे ये अपना जम्मू एंड कश्मीर, ये है पूरा लद्दाख। चाइना की शुरुआत हो जाती है यहां से, ये चाइना, ठीक है। तो क्या हुआ था जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया टाइम की समय की मैं बात बता रहा हूँ, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया समय में क्या हुआ था, यहाँ पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से, ब्रिटिश भारतीय सरकार की तरफ से यहाँ पे एक रिप्रेजेंटेटिव भेजा गया, लद्दाख के क्षेत्र में रिप्रेजेंटेटिव भेजा गया, और इसको ये कहा गया कि तुम देख के आओ कि लद्दाख का एरिया, जम्मू कश्मीर का एरिया कहाँ तक है, कहाँ तक अपना अधिकार है। तो यहाँ से एक रिप्रेजेंटेटिव गया और वो देख के आया, यहाँ से चलता गया, यहाँ पे पहुंचा और उसने यहाँ पे ये, यहाँ से लेकर ये लाइन उसने खींच दी कि यहाँ तक जम्मू कश्मीर का क्या है? अधिकार। और इस लाइन को नाम दिया गया, यहाँ पे जो व्यक्ति था जो 1865 में इस लाइन का जिसने निर्धारण किया, उस व्यक्ति का नाम था मैक जॉनसन। तो ये जो लाइन है ना जम्मू कश्मीर और चाइना के बीच में, इस लाइन को कहा जाता है जॉनसन लाइन, जॉनसन रेखा। 1865 में इस लाइन का नाम पड़ा जॉनसन लाइन, जॉनसन रेखा, जो कि भारत और चाइना, मतलब ब्रिटिश जो रिप्रेजेंटेटिव था जॉनसन, वो वहां पे गया और उसने पता लगाया कि भारत जो जम्मू कश्मीर का जो एरिया वो कहां तक फैला हुआ है। उसने इस लाइन का निर्धारण किया, जॉनसन लाइन, जॉनसन रेखा। किसके द्वारा किया गया? जॉनसन के द्वारा, ठीक है, इसने निर्धारण किया।
अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया ने एक और व्यक्ति को कुछ दिनों बाद 1890-92 के समथिंग एक और व्यक्ति को यहाँ पे भेजा, उसको भी यही पता लगाने के लिए भेजा कि तुम देख के आओ कहाँ तक है। वो जब यहाँ से निकला तो उसने ये लाइन बना दी कि ये है भारत, यहाँ तक है भारत, और ये जो रेखा है इसको कहा जाता है मैकडोनाल्ड रेखा। मैकडोनाल्ड रेखा, मैकेटनी मैकडोनाल्ड रेखा। तो मैकडोनाल्ड जो रेखा जो थी, मैकडोनाल्ड जो रेखा थी उसके द्वारा, जो मैकडोनाल्ड के द्वारा जो निर्धारित की गई मैकडोनाल्ड रेखा, वो अंदर थी भारत की तरफ। जो ये जो क्षेत्र है भारत का, जो ये जो क्षेत्र इसको कहा जाता है अक्साई चीन कहा जाता है। ठीक है, तो आप बताओ चाइना जॉनसन लाइन को ज्यादा प्रायोरिटी देगा या मैकडोनाल्ड लाइन को? मैकडोनाल्ड लाइन को ज्यादा प्रायोरिटी देगा यहाँ पे चाइना। ठीक है, मैकडोनाल्ड जो लाइन थी उसको ज्यादा प्रायोरिटी देगा, ये मैकडोनाल्ड लाइन को ज्यादा प्रायोरिटी देगा चाइना, क्योंकि ये उसके अधिकार को और बढ़ाती है जम्मू कश्मीर में। तो चाइना मैकडोनाल्ड लाइन को यहाँ पे मानता है, भारत जॉनसन लाइन को मानता है कि जॉनसन एक प्रतिनिधित्व मंडल जो था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से वो गया और उसने ये लाइन बताई कि भारत यहाँ तक है। ठीक है, लेकिन चाइना इसको नहीं मानता, चाइना इसको मानता है, इसको भी नहीं मानता। चाइना इससे भी आगे आ चुका है और इससे भी आगे आ चुका है। और वो जो लाइन है चाइना के द्वारा, वो जो लाइन जो खींची गई है क्या अधिकार किया गया चाइना का जबरदस्ती उसके ऊपर, वो लाइन यहां से शुरू होती है और यहां तक। ये इस लाइन को कहा जाता है LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहा जाता है, या नियंत्रण, वास्तविक नियंत्रण रेखा। वास्तविक नियंत्रण रेखा। ये वास्तविक नियंत्रण रेखा का निर्धारण कब हुआ? इस रेखा का जो निर्धारण हुआ ना, वास्तविक नियंत्रण रेखा, देखो बहुत अंदर की तरफ है, भारत के लेह लद्दाख वाले एरिया में बहुत अंदर की तरफ है। ये जो एरिया है ना, ये ऊपर का ये सारा का सारा एरिया, इस एरिया को क्या कहा जाता है? ये पूरा जो एरिया है ना, ये वाला एरिया, इसको कहा जाता है अक्साई चीन। तो अक्साई चीन वाला जो एरिया, उस पर वर्तमान में किसका अधिकार है? भारत का नहीं है। कि भारत का जो अक्साई चीन वाला जो एरिया, उस पर किसका अधिकार है? चाइना का अधिकार है। चीन का अधिकार हो चुका है LAC तक, और चाइना हमेशा LAC को और आगे की तरफ बढ़ाना चाहता है। चाइना हमेशा क्या करता है? 2 कदम आगे आके 1 कदम पीछे चला जाता है, मतलब 1 कदम बचा रखता है अपने पास। तो चाइना हमेशा LAC को बदलना चाहता है, LAC को दोबारा डिमार्केट करना चाहता है, इसको हमेशा बदलना चाहता है LAC को। और वर्तमान में जो विवाद है वो इसी लाइन पे विवाद बना हुआ है, और इसी लाइन पे विवाद है। और आज के दिन जो करंट में विवाद हो, पंगोंग झील वाला विवाद है। और पंगोंग झील पे क्या होता था? कॉन्फ्लिक्ट है, दोनों जो हमारी जो आर्मी है, पाकिस्तानी जो लिबरेशन जो आर्मी है, दोनों की दोनों यहाँ पे क्या होती है? स्टैंड ऑफ में रहती है हमेशा। ठीक है, उस पर चर्चा करेंगे, विवाद के बारे में जो हम पढ़ेंगे। तो LAC जो थी ना, LAC का निर्धारण कब होगा? 1962 के युद्ध के बाद। 1962 के युद्ध के बाद चाइना ने इसकी तैयारी पहले से कर रखी थी, क्योंकि चाइना ने 1959 में यहाँ पे एक हाईवे बना दिया था। चाइना ने 1959 में हाईवे बना दिया, जिसको भारत को बाद में पता लगा, जिसके बारे में शिनजियांग प्रांत से लेके और ल्हासा जो तिब्बत की राजधानी थी वहां तक ये हाईवे बना दिया था चाइना ने पहले से ही, अक्साई चीन से होता हुआ। क्योंकि चाइना इससे ऊपर के क्षेत्र को अपना मानता था पहले से ही, और बाद में LAC तक आ पहुंचा था। ठीक है, 1962 के युद्ध के बाद। और ये जो एरिया है ना, ये एरिया लगभग 35,000 वर्ग किलोमीटर के समथिंग है, या 37,555 किलोमीटर स्क्वायर के समथिंग ये एरिया है, जो कि भारत का एरिया किसने दबा रखा है? चाइना ने दबा रखा है। चाइना हमेशा LAC को बदलने की चाल चलता रहता है, चाइना और आगे तक आना चाहता है यहाँ पे। ठीक है, जो कि विवाद का विषय वर्तमान में, उस पर भी हम अध्ययन करेंगे कोई क्लास लेके। 1962 के युद्ध के बाद वास्तविक नियंत्रण रेखा का निर्धारण किया गया। ये यहाँ पे क्या करती है? भारत अधिकृत जम्मू कश्मीर और चाइना अधिकृत जम्मू कश्मीर का निर्धारण करती है। मतलब ये वर्तमान में एक रेखा है, इसको हम सीज फायर रेखा भी कह सकते हैं। सीज फायर रेखा मतलब फायर को रोकने, या युद्ध विराम रेखा। मतलब 1962 के युद्ध के समय बनाई गई थी ये रेखा, युद्ध को रोकने के लिए, कि उससे ऊपर चाइना का अधिकार होगा, नीचे भारत का, और अब कोई भी युद्ध नहीं होगा इस रेखा को लेकर। इसका निर्धारण कर दिया गया था, मतलब शांति के लिए रेखा बनाई गई थी। याद रखना, ये कोई अंतर्राष्ट्रीय रेखा नहीं है, इंटरनेशनल बाउंड्री नहीं है, ये केवल युद्ध विराम रेखा, युद्ध को रोकने के लिए रेखा बनाई गई थी LAC। चलो, अब पाकिस्तान के साथ जो विवाद वाली जो लाइन है उसके बारे में देखिए। तो चाइना के साथ विवाद वाली लाइन, जो मेन जो बाउंड्री है वो है मैकमोहन लाइन,
लेकिन ये विवाद वाली लाइन है, लेकिन चाइना विवाद वाली लाइन मैकमोहन लाइन को भी मानता है, क्योंकि बताया मैंने कि वो जो लाइन है उसका निर्धारण भारत और तिब्बत सरकार के बीच में हुआ था, और चाइना का वर्तमान में तिब्बत पे अधिकार है, चाइना का वर्तमान में तिब्बत पे अधिकार है, ठीक है। और वो अधिकार हुआ कब? 1950 में। बताऊंगा सारे धर्मगुरु के बारे में अपन चर्चा करेंगे। जो तिब्बत का जो धर्मगुरु दलाई लामा वर्तमान भारत में रहता है, और तिब्बत की याद रखना, तिब्बत की सरकार भारत में रहती, पूरी की पूरी तिब्बती सरकार भारत में रहती है। जो धर्मशाला वाला एरिया नहीं, हिमाचल, वो पूरा पूरा धर्मगुरुओं से संबंधित है, ठीक है। वहीं पे उनका कैपिटल बनाई गई है, तिब्बत की सरकार की कैपिटल वहीं पे धर्मशाला में रहते पूरा का पूरा मंत्रिमंडल वहां पे, ठीक है। अब अपन बात करते हैं LOC के बारे में, लाइन ऑफ कंट्रोल के बारे में अपन बात करते हैं। तो ध्यान से देखना लाइन ऑफ कंट्रोल को। लाइन ऑफ कंट्रोल के बारे में अगर मैं बात करूं तो लाइन ऑफ कंट्रोल जो है उसका निर्धारण कब हुआ? देखो क्या हुआ था, 15 अगस्त 1947 को भारत को आजादी मिली, लेकिन आजादी जब मिली ना तो भारत की जो देशी रियासतें थी ना, जो 562 देशी रियासतें जो भारत में मिली, उनमें से जम्मू कश्मीर भी एक, 565 में से तो 3 जो थी जिनको मिलाने में बहुत ज्यादा दिक्कत उठानी पड़ी। यहाँ पे गृह मंत्री था सरदार वल्लभ भाई पटेल को, एक हाथ में लकड़ी एक में गाजर लेके जाना पड़ा था, और उन्हीं में से एक है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर याद रखना, जब भारत आजाद हुआ था ना 15 अगस्त 1947 को, जम्मू कश्मीर भारत में नहीं मिला था, नहीं, क्योंकि लैप्स ऑफ पैरामाउंसी जो थी ना वहां पे, तो पैरामाउंट जो है एक जो माउंट बेटन था उसने क्या किया, यहाँ पे एक नीति बनाई। उसने कहा कि जो देशी रियासत भारत में मिलना चाहती है वो भारत में मिल सकती है, जो पाकिस्तान में जाना चाहती है पाकिस्तान में जा सकती है, और जो अलग देश बनना चाहती है वो अलग देश भी बन सकती है। तो सारे के सारे चौड़े हो गए ना, सारे के सारे देशी राजा, भैया हम अलग देश बनाएंगे। उनमें से एक नाम था जम्मू कश्मीर का, यहाँ का राजा होता था हरीश सिंह। अब हम सीधे आते हैं पॉइंट पे, LOC के बारे में। देखो जब जम्मू कश्मीर भारत में नहीं मिला तो यहाँ पे क्या हुआ, पाकिस्तानी जो आर्मी थी और पाकिस्तानी जो कबीलाई लोग थे उन्होंने एंट्री करनी शुरू कर दी ऊपर वाले एरिया से, इस पे कब्जा करने के लिए, क्योंकि इसको भारत में नहीं मिलाया गया था। भारत में कब मिला? ये भारत में मिला आजादी के बाद। यहाँ पे जो एक्सेशन पे जो साइन हुए हैं, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे जो साइन हुए, विलय पत्र पे जो साइन हुए, वो हुए हैं 26 अक्टूबर 1947 को। पूछा जाए कि जम्मू कश्मीर का भारत में विलय कब हुआ? 26 अक्टूबर 1947 को राजा हरि सिंह ने साइन किए विलय पत्र पर। तो उसके बाद तो फिर इंडियन आर्मी पहुंच गई यहाँ पे, इंडियन आर्मी और पाकिस्तानी आर्मी या कबीलाओं के बीच में वहां पे युद्ध हुआ। और जो युद्ध जो हुआ था ना, जो युद्ध जो हुआ था, उस युद्ध के बीच में जो रेखा बनाई गई थी, युद्ध विराम रेखा, युद्ध को रोकने के लिए जो रेखा बनाई गई थी, उसी को कहा जाता है LOC। तो यहाँ पे जो चाइना कबीलाई जो लोग थे वो यहां तक आ पहुंचे थे, इस एरिया में, यहां तक, ये एरिया पूरा का पूरा ये। तो इससे ऊपर वाला जो एरिया है वो है POK। POK में क्या होगा? POK ने 2 हिस्सों में बांट रखा है। इसको कहा जाता है, पाकिस्तान कहता है इसको आजाद कश्मीर, इसको पाकिस्तान कहता है आजाद कश्मीर, और इसको गिलगित बल्तिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान। और ये पूरा पूरा एरिया किसके तहत आता है? POK, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, ठीक है। यहां तक पाकिस्तानी आर्मी और कबीलाई लोगों ने भारत के क्षेत्र पे अधिकार कर लिया था। यहां से खदेड़ना जब शुरू किया तो बीच में सीज फायर जो था, सीमा जो था, वो समझौता हो चुका था। अगर समझौता ये ना होता तो शायद पाकिस्तान का कुछ हिस्सा भारत के पास होता, क्योंकि जिस तरह से इंडियन आर्मी ने यहाँ पे खदेड़ना शुरू किया था, वापस भेजना शुरू कर दिया था इन लोगों को, और पंडित जवाहरलाल नेहरू यूनाइटेड नेशन पहुंच गए थे, जिसकी वजह से ये पूरा मामला अभी तक उलझा हुआ है, ठीक है। अगर क्योंकि आज के दिन भी तो आज के दिन ये मुद्दा इसलिए गर्म है क्योंकि इसको बायलैटरल इश्यू कहता है भारत, कि द्विपक्षीय मामला, ये मामला हम दोनों देश समझाएंगे, हमें किसी मध्यस्थता की जरूरत नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप बार बार जो स्टेटमेंट जारी करता है, उसके बाद यहाँ पे भारतीय सरकार के विदेश मंत्रालय ने सीधा साफ स्पष्ट कहा है कि ये बायलैटरल मामला है। अगर उस टाइम भी इसको बायलैटरल मामला बनाए रखता तो आज जम्मू कश्मीर की तस्वीर कुछ अलग होती। तो ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन है, ये लाइन है LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। लाइन ऑफ कंट्रोल, नियंत्रण रेखा जिसको कह सकते हैं हम, नियंत्रण रेखा, नियंत्रण रेखा। जब 1947-48 में इस रेखा को बनाया गया तो इसको नाम दिया था सीज फायर रेखा, केवल सीज फायर रेखा, ठीक है। ये नाम कब पड़ा इसको, लाइन ऑफ कंट्रोल कब से कहा जाने लगा? तो लाइन ऑफ कंट्रोल इसको कहा जाने लगा 1971 की जो लड़ाई हुई थी ना, भारत और पाकिस्तान की जो लड़ाई हुई थी बांग्लादेश को लेकर, उस युद्ध के बाद
उस युद्ध के बाद एक संधि हुई थी 3 जुलाई 1972 को भारत और पाकिस्तान के बीच में, जो पाकिस्तान का जो प्रधानमंत्री था उसके और भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बीच में शिमला समझौता हुआ था। शिमला में एक समझौता हुआ था, पाकिस्तान का प्रधानमंत्री शिमला में आया था और आने का रीजन क्या था, एक तो ये लाइन को पूरा का पूरा डिमार्केट करना है दोबारा से कि इस लाइन को क्या कहा जाएगा, लाइन ऑफ कंट्रोल। दोनों देश इस रेखा की क्या करेंगे, अहमियत समझेंगे या इसको क्या देंगे, रेस्पेक्ट देंगे। इस जो लाइन थी इसको रेस्पेक्ट करेंगे दोनों देश। और दूसरा रीजन क्या था, जो पाकिस्तान ने 1971 के युद्ध में चाइना के जो 93,000 सैनिक जो बंदी बना लिए थे पाकिस्तान के, उनको छुड़वाने के लिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को भारत में आना पड़ा था। ठीक है, उसी के लिए शिमला समझौता हुआ। तो याद रखना इस रेखा का निर्धारण कब हुआ है, इस रेखा का नाम लाइन ऑफ कंट्रोल कब पड़ा, 3 जुलाई 1972 या 1972 में। कौन से शिमला समझौते के तहत। ठीक है, 2 जुलाई रात को समझौता हुआ था, तो 3 जुलाई हम इसको मानते, 3 जुलाई 1972 को शिमला समझौते के तहत इस लाइन का नाम लाइन ऑफ कंट्रोल पड़ा। अब देखो ये जो है यहां से शुरू होती है लाइन ऑफ कंट्रोल, जो ये जो सेक्टर उरी या पूरे सेक्टर के पास से शुरू होती है, पूरे सेक्टर यहाँ पे केरन सेक्टर, उरी सेक्टर, ठीक है, ये पूरे के पूरे हमेशा टेररिस्ट अटैक होता रहता है यहाँ पे पाकिस्तान की तरफ से। अगर इस रेखा को मैं यहाँ तक लेके जाऊँ तो यहाँ तक है बस रेखा, देखो यहाँ पे इसको टच नहीं करना, यहाँ पे एलओसी जो है केवल यहाँ तक है। और ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम है NJ9842, NJ9842 पॉइंट। एलओसी यहां से लेके केवल यहां तक है, याद रखना। ये ऊपर वाला जो क्षेत्र जो मैंने छोड़ दिया है ना, ये वाला जो क्षेत्र है, ऊपर वाला जो क्षेत्र मैंने छोड़ा, मैंने टच क्यों नहीं किया, क्योंकि ये जो एरिया है ना, ये जो एरिया जो मैंने छोड़ा, ये है सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर उस टाइम तक कोई विवाद नहीं था, 1972 तक। अब ये जो पॉइंट है NJ9842, पाकिस्तान क्या कहता है कि पाकिस्तान कहता है कि ये जो लाइन है ना, एलओसी लाइन, ये इधर से होकर यहां तक जाएगी काराकोरम पास तक, यहां पे एक काराकोरम पास। और भारत क्या कहता है कि नहीं, ये लाइन इधर से होकर यहां तक जाएगी इंदिरा पॉइंट तक। तो भारत इस रेखा को, पाकिस्तान क्या कहता है कि नहीं यहां तक जाएगी, तो हम ये जो लाइन है ये यहां से लेकर और यहां तक जा रही है, और ये जो लाइन है जो इंदिरा कोल तक जा रही है, सॉरी इंदिरा पॉइंट तक जो जा रही है, इंदिरा कोल तक जो जा रही है, इस रेखा को क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है AGPL, एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन कहा जाता है, जो NJ9842 से और ऊपरी सीमा को जो जोड़ रही है। तो मतलब इससे इस तरफ का जो एरिया होगा वो किसका होगा, भारत का होगा। सियाचिन ग्लेशियर भी विवाद का विषय, यहाँ पे बालतोरो ग्लेशियर होगा, सियाफो ग्लेशियर होगा, सीरा दर्रा होगा, मतलब ये बहुत ही अहम सामरिक महत्व इस क्षेत्र का हमारे लिए, और ये बहुत ही ऊंचा, सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है विश्व का। यहाँ पे भारतीय इंडियन आर्मी बैठी हुई है। 1984 में 13 अप्रैल 1984 के दिन यहाँ पे भारत ने कब्जा किया था, या अपने अधिकार में लिया था सियाचिन ग्लेशियर को। और कौन से ऑपरेशन के तहत, ऑपरेशन मेघदूत के तहत। तो याद रखना ऑपरेशन मेघदूत का संबंध है सियाचिन ग्लेशियर से, क्योंकि पाकिस्तान का भी प्लान था सियाचिन ग्लेशियर पे हमला करने का, या सियाचिन ग्लेशियर को अपने अधीन लेने का, ताकि यहां से बैठ के पूरा का पूरे भारत को देख सके। और अगर यहाँ पे पाकिस्तान बैठा होता तो आज के दिन स्थिति कुछ अलग होती, ये पूरा का पूरा कारगिल वाला एरिया में कुछ स्थिति अलग होती। जो कारगिल ले हाईवे उसको ब्लॉक करना चाहता हमेशा, ताकि भारत की कनेक्टिविटी कट जाए ले से, ठीक है। और आज के दिन जो स्थिति, वर्तमान में जो स्थिति बनी वो यही बनी हुई है कि चाइना यहाँ से क्या कर रहा है, अटैक चल रहा है, और पाकिस्तान इधर से दबाव बना रहा है, भारत को दोनों तरफ से या टू फ्रंट से घेरने की यहाँ पे प्लान चल रहा है। चाइना ने यहाँ पे तोप तैनात कर दिए भारत के एलओसी वाले एरिया में, ठीक है, कारगिल को या ले हाईवे को डिस्कनेक्ट करने के लिए। करेंगे, उस पर भी चर्चा करेंगे। AGPL एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन है ये लाइन, ठीक है। तो ये अपने एलओसी की स्थिति, एलओसी को बनाया कब, 1972 में शिमला समझौते के तहत। और ये याद रखना, ये पॉइंट है NJ9842 तक जाती है, ऊपर वाला AGPL एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन। यहां पे इंदिरा कोल, ठीक है, और इंदिरा कोल से ऊपर अगर चलते यहाँ पे भारत की सबसे ऊंची चोटी है जिसका हम जिक्र करते हैं, K2 को मतलब गॉडविन ऑस्टिन, जो भारत की सबसे ऊंची चोटी 8611 मीटर जिसकी हाइट है, वो यहीं पे है, इंदिरा कोल से ऊपर की तरफ है K2 या गॉडविन ऑस्टिन, जो वर्तमान में POK वाले एरिया में पड़ती है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर वाले एरिया में पड़ती है, ठीक है। ये था भारत की सीमा रेखाएं पाकिस्तान के साथ। जो विवाद वाली सीमा रेखा है, जो मेन जो सीमा रेखा, वे दोनों विवाद वाली LOC,
मेन जो रेखा वो रेड क्लिफ है। यहाँ पे चाइना के साथ मैकमोहन रेखा है और उसके अलावा LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। आज के दिन इसी रेखा पे विवाद चल रहा है। इसी रेखा पे जो पॉइंट है ना, जैसे देपसांग हो गया, ठीक है, दौलत बेग ओल्डी हो गया, उसके बाद हॉट स्प्रिंग हो गया, उसके बाद पेंगोंग झील हो गया, ये सारे के सारे विवाद वाले एरिया। गलवान घाटी हो गया, गलवान घाटी पे तो कॉन्फ्लिक्ट चला था काफी दिनों तक, वहां पे सैनिक मारे भी गए थे। चाइना तो एक्सेप्ट नहीं करता कि मेरे कितने सैनिक यहाँ पे मरे हैं, शहीद हुए। ये तो थी स्थलीय सीमा की बात। अब जलीय सीमा के बारे में अगर हम बात करें कि जल में जल संधि का मैंने जिक्र किया था कि जल संधि के बारे में भी पढ़ेंगे। तो जल संधि के बारे में पढ़ने से पहले एक चीज और बता देता हूं मैं छोटी सी। पाकिस्तान के साथ एक और डिस्प्यूट है भारत का, वो क्या है? देखो ये अपना गुजरात है, ठीक है, पधारो हमारे गुजरात है, ये अपना गुजरात। देखो यहां से एक रेखा गुजरती है 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, उत्तरी अक्षांश रेखा जो कि करक रेखा है। और करक रेखा से थोड़ा सा मैं अगर ऊपर चलूंगा, करक रेखा से थोड़ा सा मैं ऊपर चलूंगा तो यहां से एक रेखा जाएगी 24 डिग्री, जाएगी ना 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। तो याद रखना यहां से भी क्वेश्चन बनते हैं कि 24वीं समानांतर रेखा पूछा जाता है कि 24वीं समानांतर रेखा पैरेलल लाइन, 24वीं समानांतर रेखा जो है वो डिस्प्यूट कौन कौन से देश के बीच में है? तो 24वीं समानांतर रेखा का जो डिस्प्यूट है वो भी किस किस के बीच में होगा? भारत और पाकिस्तान के बीच में। देखो क्या डिस्प्यूट क्या है यहां पे। ये जो अपना जो क्षेत्र ही है कच्छ का रन वाला एरिया, कच्छ का रन वाला एरिया, सरक्रिक वाला जो एरिया वो वाला एरिया सरक्रिक। अब देखो पाकिस्तान क्या कहता है कि पाकिस्तान कहता है कि ये जो ऊपर वाला जो एरिया है ना, ये जो एरिया ये मेरा है। मतलब 24 डिग्री समानांतर रेखा से लगभग 27 से 30 किलोमीटर ऊपर वाला जो एरिया है इसको पाकिस्तान अपना कहता है। पाकिस्तान क्या कहता है कि ये जो भारत वाला जो बॉर्डर है ना वो यहां से नीचे से होके जाएगा ऐसे, तो इस एरिया को पाकिस्तान अपना कहता है। ये भी तो सरक्रिक वाला विवाद है, यही है सरक्रिक वाला विवाद, 24 डिग्री समानांतर रेखा। पाकिस्तान कहता है कि 24 डिग्री जहां से जा रही है ना भारत की रेखा वहीं से जाएगी, उससे ऊपर वाला जो एरिया वो मेरा है। और ये जो एरिया ये कच्छ के रन वाला एरिया जो है वो है 20,720 वर्ग किलोमीटर एरिया है इसका, और इसका लगभग 9,065 वर्ग किलोमीटर एरिया पे पाकिस्तान अपना दावा करता है। ये वाला एरिया इस पे पाकिस्तान अपना दावा करता है। तो याद रखना 24वीं समानांतर रेखा को भारत इस रेखा को मानेगा नहीं मानेगा? नहीं मानेगा। पाकिस्तान इस रेखा को क्या करता है? एक्सेप्ट करता है, मानता है, ठीक है। तो याद रखना ये भी दोनों रेखाओं दोनों देशों के बीच में विवाद है। और पाकिस्तान के 1965 के युद्ध में यहाँ पे अंदर तक घुस के आ गया था, इसके बाद खदेड़ा गया था पाकिस्तान को बाहर। तो पाकिस्तान की नजर यहाँ भी होती है, सरक्रिक वाले एरिया पे भी नजर होती है। तो याद रखना 24वीं समानांतर रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच में, भारत इसको डिनाई करता है, पाकिस्तान इसको एक्सेप्ट करता है, मानता है 24वीं समानांतर रेखा। क्यों मानता है? क्योंकि उस तरफ जो कच्छ का जो रन वाला एरिया ना, भारत कच्छ के रन को एक दलदली क्षेत्र मानता है, दलदल मार्सी एरिया है वो, ठीक है। पाकिस्तान उसको झील कहता है। पाकिस्तान कहता है कि इंटरनेशनल कन्वेंशन के अनुसार जो झील, जो बॉर्डर पे जब झील होगी उस पे दोनों देशों का अधिकार होगा, ठीक है। लेकिन भारत उसको दलदली क्षेत्र मानता है। भारत कहता है कि दलदली क्षेत्र है, ये कोई भी झील नहीं है, मार्सी एरिया है, तो इसके ऊपर तक का जो बॉर्डर है वो सारा का सारा मेरा है, ठीक है। जो 24वीं समानांतर रेखा के बारे में भी याद रखना, 24वीं समानांतर रेखा बताई मैंने पाकिस्तान के लिए, रेड क्लिफ बताई, और LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, तीनों याद रखनी है। अब हम जलीय संधियों के बारे में बात करें। जलीय संधियों के बारे में बात करें तो थोड़ा नीचे चलना पड़ेगा ना, दक्षिणी भारत में, समुद्र वाले एरिया में। प्रायद्वीपीय भारत, अब मैं थोड़ा नीचे अगर चलूं, प्रायद्वीपीय भारत, भारत के दक्षिणी तट से अगर मैं 876 किलोमीटर नीचे चलता हूं, 876 किलोमीटर नीचे चलता हूं तो एक रेखा आएगी जिसको कहा जाएगा 0 डिग्री अक्षांश रेखा। इसी को कहा जाता है भूमध्य रेखा। तो यह अपनी भूमध्य रेखा, ठीक है। अब भूमध्य रेखा से जब ऊपर चलेंगे तो भारत के साथ क्या होगा, कहीं ना कहीं 1 डिग्री लाइन भी आएगी, 2, 3, 4, 5 डिग्री जो लाइन आएगी, और जो पानी किसी दो स्थलीय भागों को पानी में जब अलग करने वाली जो जगह जो होगी, जहां पे छोटा पानी का भाग होगा, उसको क्या कह दिया जाएगा? यहाँ पे चैनल कह दिया जाता है।
कि जहां से जाया जा सकता है, आने जाने के लिए जो रास्ता होगा पानी में दो सतलीय खंडों के बीच में, उसको चैनल कह दिया जाता है। और जितनी डिग्री लाइन से वो आने जाने का रास्ता होगा उसको चैनल कह दिया जाता है। जितने डिग्री पे होगा उतने डिग्री चैनल उसको कह दिया जाएगा। जैसे 1 डिग्री चैनल, 2 डिग्री चैनल, मतलब 2 डिग्री लाइन से जो जगह होगी आने जाने के लिए उसको 2 डिग्री चैनल, 2 सतलीय खंडों को जो अलग करता है। अब अगर यहां से हम आगे चलते हैं 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3, 4, 5 करके, जब 6 डिग्री पे हम जब पहुंचते हैं, जब 6 डिग्री पे हम पहुंचते हैं तो यहां भारत का एक द्वीप आता है और उस द्वीप का जो नाम है, चलो मैं सारे द्वीप यहां पे लिख देता हूं। देखो ये पूरा का पूरा अपना जो है वो है अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार। ये पूरा का पूरा अपना अंडमान निकोबार आइलैंड द्वीप समूह है। ऊपर वाला जो है ना ये पूरा क्या है अंडमान, और नीचे वाले जो है ये 4 जो द्वीप, जो 3 जो द्वीप बनाए हैं निकोबार के हिस्से। ऊपर वाला में क्या कहा जाता है, जो सबसे ऊपर होगा उसको क्या कहा जाएगा, नॉर्थ अंडमान, उत्तरी अंडमान। देखो ये है उत्तरी अंडमान, ये उत्तरी अंडमान हो गया। ये जो बीच में जो होगा इसको कहा जाता है मध्य अंडमान, मध्य अंडमान, मिडल अंडमान, ठीक है। मिडल अंडमान से नीचे जो होगा इसको कहा जाएगा दक्षिण अंडमान। याद रखनी है चीजें, दक्षिण अंडमान। अंडमान की जो राजधानी है पोर्ट ब्लेयर वो दक्षिणी अंडमान में स्थित है यहाँ पे, ठीक है। और अगर नीचे चलते, नीचे वाला जो होगा इसको कहा जाता है लिटिल अंडमान, हिंदी में बोले तो लघु अंडमान, लघु अंडमान। अब अगर निकोबार में चलते हैं, निकोबार में ऊपर वाले को कहा जाता है कार निकोबार, कार निकोबार। बीच वाले को क्या कहा जाएगा, वही मिडल, और नीचे वाले को क्या कहा जाएगा, ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार। तो ये सारे के सारे अंडमान निकोबार के द्वीप के हिस्से हैं। अगर मैं यहां से चलूं, 6 डिग्री चैनल से मैं चलूं, तो यहां पे भारत का जो दक्षिणी बिंदु है, दक्षिणी बिंदु का जो नाम है वो क्या है, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट होगा ना, जो कि 6 डिग्री 45 मिनट पे स्थित है। बताया था मैंने 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश पे स्थित है। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है, ठीक है। इसी के मैंने और नाम भी बताए थे, इंदिरा पॉइंट के, पार्सन पॉइंट, पिगमिलियन पॉइंट, लाहिचिंग बिंदु, ठीक है। तो 6 डिग्री 45 मिनट पे स्थित है। अब मान लो कोई रेखा नीचे से कोई लाइन आ रही है 1, 2, 3, 4, अगर मैं 6 डिग्री लाइन कहूं तो वो कहीं ना कहीं यहां से निकलेगी, क्योंकि 6 डिग्री से ऊपर अगर जाएं तो 7, 8 डिग्री आएगा, 6 डिग्री कहीं ना कहीं यहां से जाएगी। तो ये जो लाइन है 6 डिग्री लाइन, 6 डिग्री, इसी ये जो 6 डिग्री अक्षांश रेखा होगी ना, 6 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो रेखा होगी, इसी को नाम दे दिया जाता है, 6 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कह दिया जाता है 6 डिग्री चैनल, 6 डिग्री चैनल, 6 डिग्री चैनल। अब 6 डिग्री चैनल की अगर मैं बात करूं तो 6 डिग्री चैनल कौन से 2 देशों को अलग करता है, कौन से 2 देशों को जोड़ता है, जोड़ेगा भी अलग भी करेगा। तो कौन से 2 देशों को जोड़ता है, तो यहां पे नीचे एक देश है, ये पूरा एक देश है, और उस देश का एक ऊपर सबसे बड़ा जो आइलैंड है वो है सुमात्रा। यहां पे एक आइलैंड है सुमात्रा, और सुमात्रा जो आइलैंड है वो कौन से देश का हिस्सा है, इंडोनेशिया का। इंडोनेशिया का सबसे उत्तर में जो आइलैंड है वो कौन सा है, सुमात्रा। अब देखो 6 डिग्री जो चैनल है या 6 डिग्री जो लाइन है वो भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह को किससे अलग करेगी, सुमात्रा द्वीप। ये है सुमात्रा द्वीप, ये बीच से जा रही है 6 डिग्री लाइन, यहाँ पे सुमात्रा, यहाँ पे अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार की भी मैं बात करूं तो कौन सा द्वीप है यहाँ पे, ग्रेट निकोबार। तो यहाँ पे मैं लिखना चाहूं तो गलत नहीं होगा कि यह अंडमान निकोबार या इंडोनेशिया को अलग करती है, वो भी लिख सकता हूं मैं। यहाँ पे निकोबार और सुमात्रा को अलग करती है, वो भी राइट होगा। ग्रेट निकोबार या सुमात्रा को अलग करती है, वो भी राइट होगा। मैं कह दूं कि इंदिरा पॉइंट और सुमात्रा को अलग करती है, तो वो भी राइट होगा, क्योंकि ऊपर वाले किसी भी एरिया के बारे में, नीचे वाले किसी भी एरिया के बारे में हम कह सकते हैं। और इसी को कहा जाता है मलक्का स्टेट, जो कि बहुत ही सामरिक महत्व है भारत का इसके लिए, कि यहां से अरब देश से अगर कोई भी तेल का व्यापार इस तरफ जाएगा, चाइना भी, अगर चाइना का बहुत सारा व्यापार यहीं से होता है, इसी रास्ते से, मलक्का स्टेट से। इसी वजह से सामरिक महत्व है भारत का, बताएंगे जब संबंध हम बताएंगे। मलक्का स्टेट, भारत का यहाँ पे पूरा तैनाती रहती है, कभी भी अगर रोकना चाहे चाइना के साथ कोई भी अगर विवाद चला तो यहाँ पे कर सकता है भारत कुछ भी। तो मलक्का स्टेट है, ठीक है। और चाइना के लिए ये विवाद, चाइना इसके लिए पूरा सोच समझ के रखा कि मलक्का में क्या करना है मेरे को। तो ये 6 डिग्री जो चैनल है वो किसके बीच में होगा, भारत और इंडोनेशिया, इंडोनेशिया।
भारत इंडोनेशिया कहूं या मैं यहाँ पे ग्रेट निकोबार भी कह सकता हूं। ग्रेट निकोबार भारत का कौन सा एरिया होगा? ग्रेट निकोबार वाला एरिया। और इंडोनेशिया का कौन सा होगा? सुमात्रा द्वीप। ठीक है, शायद क्लियर हो गया होगा। 6 डिग्री चैनल भारत और अंडमान, सॉरी भारत और इंडोनेशिया के बीच में, या ग्रेट निकोबार कहूं या अंडमान निकोबार या सुमात्रा द्वीप के बीच में जैसे जा रही है 6 डिग्री चैनल। अब 6 डिग्री चैनल से जब मैं ऊपर चलता हूं, 6 डिग्री चैनल से जो ऊपर चलता हूं तो एक और डिग्री चैनल आता है 8 डिग्री। 7 डिग्री किसी को नहीं करता, 8 डिग्री पे अपन चलते सीधे। 8 डिग्री की मैं अगर यहाँ पे बात करूंगा, 8 डिग्री चैनल की मैं अगर बात करूंगा यहाँ पे, तो 8 डिग्री चैनल कहीं ना कहीं यहां से जाएगा, ये जाएगा 8 डिग्री। भारत कितने पे स्थित है? 8 डिग्री 4 मिनट पे। भारत मतलब 8 डिग्री से ऊपर है तो भारत के नीचे से जाएगा यहाँ पे कहीं ना कहीं 8 डिग्री। ये होगा 8 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल होगा ना, 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा 8 डिग्री चैनल होगी। और 8 डिग्री चैनल किनको अलग करेगा? देखो यहाँ पे नीचे एक देश है जो भारत के समुद्र से लगता हुआ जो देश है, यहाँ पे नीचे एक देश है जिसका नाम है मालदीव। मालदीव एक देश है, मालदीव एक देश है। और ऊपर जो है, ऊपर भारत के द्वीप समूह शुरू हो जाते हैं, और वो 2 द्वीप समूह जो कौन से होंगे? वो होंगे लक्षद्वीप समूह। लक्षद्वीप समूह। तो 8 डिग्री चैनल किन किन को अलग करेगी? लक्षद्वीप को या मालदीव को। या लक्षद्वीप जो समूह है ना, उसमें 3 द्वीपों को अलग से, पहले क्या होता था? लक्षद्वीप का नाम नहीं होता था 1973 से पहले। 1973 से पहले क्या होता था? जो लक्षद्वीप था ना, उसमें 3 द्वीप होते थे, 3 द्वीप समूह होते थे। एक जो होता था वो होता था लक्काद्वीप, एक होता था अमीनी द्वीप, और एक नीचे की तरफ होता था मिनिकोय। ये होते थे 3। और इन तीनों को ही जोड़ के 1973 में यहां से क्वेश्चन बन चुका, तो याद रखना 1 नवंबर 1973 को इन तीनों को जोड़ के क्या बना दिया गया? लक्षद्वीप समूह। लक्षद्वीप समूह, इन तीनों को लंकाद्वीप, अमीनद्वीप और मिनिकोय को जोड़ के क्या बना दिया गया? लक्षद्वीप समूह। अगर मैं यहां पे बात करूं मालदीव और मिनिकोय के बीच में कितने डिग्री चैनल होगा? तो 8 डिग्री चैनल होगा। तो याद रखना मालदीव और मिनिकोय सबसे नीचे है यहाँ पे, और 8 डिग्री चैनल यहां से जा रहा है। तो मालदीव और मिनिकोय को जो अलग करेगा, अगर मैं ये कहूं कि 8 डिग्री चैनल के बारे में बताओ किसको अलग करेगा, तो आप कहोगे 8 डिग्री चैनल जो है वो एक तो मालदीव, और किसको अलग करेगा? मिनिकोय को। ठीक है, मालदीव और मिनिकोय को अलग करेगा कौन सा चैनल? 8 डिग्री चैनल। ठीक है, 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकोय, क्योंकि ऊपर मिनिकोय नीचे मालदीव। ये बात याद रखना, 1973 में लक्काद्वीप, अमीनद्वीप और मिनिकोय को इकट्ठा करके क्या बना दिया गया? लक्षद्वीप। यहां से क्वेश्चन बन चुका है एसएससी में। अब अगर 8 डिग्री चैनल से ऊपर चलेंगे तो कहीं कहीं 9 डिग्री चैनल भी आएगा, और 9 डिग्री जो चैनल आएगा वो भारत के बीच से जाएगा ना, क्योंकि 8 डिग्री पे भारत शुरू हो गया 8 डिग्री 4 मिनट, तो कहीं ना कहीं यहां से जाएगा ये 9 डिग्री चैनल। 9 डिग्री जो चैनल जाएगा वो यहां से जाएगा, ये है 9 डिग्री चैनल, ये वाला एरिया, ये है 9 डिग्री चैनल, ये है 9 डिग्री चैनल। 9 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा 9 डिग्री चैनल। अब आपके सामने 9 डिग्री चैनल किन किन को अलग करेगा? इन दोनों को लक्षद्वीप मान लिया जाता है, कहीं कहीं लक्षद्वीप भी लिखा मिलता है। तो 9 डिग्री जो चैनल होगा ना, यहाँ पे 9 डिग्री जो चैनल होगा वो किन को अलग करेगा? आपके सामने एक तो मिनिकोय हो गया, और दूसरा अलग किसको करेगा? मिनिकोय वर्सेस लक्षद्वीप, या मिनिकोय वर्सेस लंकाद्वीप, या मिनिकोय वर्सेस अमीनद्वीप, कुछ भी लिख सकते हैं हम यहाँ पे, क्योंकि इन दोनों के बीच से जा रही है। मिनिकोय नीचे रह जाता है, ये दोनों ऊपर है। ठीक, तो 9 डिग्री चैनल मिनिकोय या अमीनद्वीप, मिनिकोय या लंकाद्वीप, या मिनिकोय या लक्षद्वीप, कुछ भी कह सकते हैं हम। अब थोड़ा और अगर ऊपर चलेंगे, 9 डिग्री से अगर ऊपर चलेंगे तो एक लाइन आएगी 10 डिग्री चैनल। ये लाइन है 10 डिग्री चैनल। अब आपके सामने है 10 डिग्री चैनल किन के बीच में जा रही है? मैंने बताया था ऊपर वाला जो हिस्सा है ये होगा अंडमान, सॉरी ऊपर वाला हिस्सा होगा अंडमान, और नीचे वाला जो हिस्सा होगा ये क्या होगा? निकोबार। ऊपर वाला जो हिस्सा होगा वो अंडमान होगा, और नीचे वाला जो हिस्सा होगा वो क्या होगा? निकोबार। अब आपके सामने है 10 डिग्री चैनल किसको अलग करेगी? 10 डिग्री चैनल करेगी अंडमान और निकोबार को अलग। 10 डिग्री चैनल जो करेगा वो करेगा 10 डिग्री चैनल अलग करेगा
अंडमान को एंड निकोबार को। अंडमान एंड निकोबार के बीच से जा रही है, देखो ये ऊपर वाला अंडमान है 4 जो बताए मैंने द्वीप, नीचे वाले 3 द्वीप, और इनके बीच से जा रही है 10 डिग्री चैनल। और अंडमान में भी अगर मैं बात करूं तो कौन से जिले को, अंडमान के कौन से द्वीप को, लघु अंडमान, और निकोबार के कौन सा द्वीप होगा यहां पे, कार निकोबार। इन दोनों के बीच में जो चैनल जाएगा वो 10 डिग्री चैनल जाएगा। ये लघु अंडमान है और ये कार निकोबार, इन दोनों के बीच में है। ठीक है, ये थी जल संधियां। ठीक है, जल संधि जो जल के द्वारा दूसरे जो स्थल जो भाग है उनको जो जोड़ रही है या अलग कर रही है। अब एक और जल संधि यहां पे पढ़ेंगे, वो होगी दक्कन पास। देखो दक्कन पास कहां पे होगा, दक्कन पास कहां पे होगा, मैंने बताया कि अंडमान निकोबार के 4 द्वीप हैं ऐसे। ऊपर वाला बताया मैंने उत्तरी अंडमान, ऊपर वाला उत्तरी अंडमान, ये मिडल अंडमान या मध्य अंडमान, ये दक्षिण अंडमान, और ये लघु या मिडल अंडमान, लघु अंडमान। ठीक है, ये अब अगर मैं दक्कन पास की बात करूं, पूछा जाता है कि दक्कन पास किन को अलग कर रहा है, तो दक्कन पास ये है बीच वाला जो एरिया, ये है दक्कन पास या दुक्कन पास भी कह दिया जाता है, दक्कन पास इसको कहा जाता है। तो दक्कन पास, तो दक्कन पास आपसे पूछे कि दक्कन पास कहां पे, तो दक्कन पास किन को अलग करेगा, तो दक्कन पास करेगा दक्षिणी अंडमान, दक्षिणी अंडमान एंड लघु अंडमान। दक्कन पास करेगा लघु अंडमान और दक्षिणी अंडमान के बीच से ये वाली। एक और यहां पे आता है कोक्को जल संधि, एक और नाम सुनने को मिलता है कोक्को जल संधि, कोक्को जल संधि। कोक्को एक द्वीप है, कोक्को एक द्वीप है जो कि म्यांमार के अंदर आता है। म्यांमार जो देश है ऊपर, ये पूरा का पूरा म्यांमार, और म्यांमार का यहां पे एक द्वीप है कोक्को, म्यांमार का एक द्वीप है कोक्को द्वीप। कोक्को द्वीप किसके अधीन आता है, म्यांमार के अधीन आता है, म्यांमार के अधीन आता है कोक्को। और भारत का सबसे उत्तरी जो द्वीप है वो है अंडमान, उत्तरी अंडमान। लेकिन उत्तरी अंडमान के ऊपर चलते एक छोटा सा और द्वीप आता है, अंडमान के तहत ही आता है, उस द्वीप का नाम होगा लैंडफॉल, लैंडफॉल। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि कोक्को जल संधि किनको अलग करती है, किनको मिलाती है, तो कोक्को द्वीप और लैंडफॉल द्वीप को अलग करती है, लैंडफॉल द्वीप को मिलाती है। अगर ये देश का नाम दे दिया जाए तो आप कहोगे म्यांमार या भारत, या म्यांमार और अंडमान को अलग करती है, मिलाती है, क्योंकि कोक्को जो द्वीप है वो म्यांमार का हिस्सा है, लैंडफॉल किसका हिस्सा है, अंडमान का। यहां पे लैंडफॉल और ये कोक्को द्वीप, और बीच वाली जो संधि इसको कहा जाता है कोक्को जल संधि। तो याद रखना, कोक्को जल संधि भारत या म्यांमार के कोक्को द्वीप और भारत के लैंडफॉल द्वीप के बीच में स्थित है। तो ये थी भारत की जल संधियां जिनके बारे में हमने पढ़ा। एक लास्ट, उसके बाद फिनिश हो जाएगा ये। लास्ट हम देखते हैं श्रीलंका वाला जो एरिया, उसको बारे में देखते हैं, श्रीलंका वाले एरिया के बारे में देखते हैं। देखो लास्ट श्रीलंका वाले एरिया के बारे में देखते हैं, फिर फिनिश हो जाएगा। श्रीलंका वाले एरिया के बारे में देखें तो मैं भारत को, दक्षिण भारत को थोड़ा सा बना देता हूं बस। ठीक है, ये अपना दक्षिणी भारत हो गया, ऐसे थोड़ा सा। और यहां पे ये जो नीचे की तरफ जो है ना, ये जो लटका हुआ नीचे, ये ऐसे, ये कौन सा देश है, श्रीलंका। ठीक है, ये श्रीलंका। श्रीलंका की राजधानी महिला जयवर्धने, यहां का कौन था, क्रिकेटर, और उसी के नाम पे जयवर्धने, याद रखना जयवर्धने यहाँ की क्या है राजधानी, दूसरी राजधानी कोलंबो। ठीक है, जयवर्धने यहाँ पे लेजिस्लेटिव राजधानी है, कोलंबो यहाँ पे जुडिशियल राजधानी है। ठीक है, एग्जीक्यूटिव राजधानी कोलंबो, इस तट पे पड़ती है कोलंबो यहाँ पे। अब मैं भारत और श्रीलंका के जल संधियों की मैं अगर बात करता हूं यहाँ पे, तो जल संधियों की मैं बात करता हूं तो भारत और ये है श्रीलंका, ये भारत, और भारत का यहाँ पे कौन सा राज्य लगता है, तमिलनाडु। ये है तमिलनाडु, तमिलनाडु। देखो तमिलनाडु और भारत के बीच में हम पढ़ेंगे, यहां पे ये जो नीचे वाला जो ये पानी का जो क्षेत्र होगा, नीचे वाला पानी का क्षेत्र, इसको कहा जाता है मन्नार की खाड़ी।
मन्नार की खाड़ी। देखो खाड़ी किसको कहा जाएगा, खाड़ी वो क्षेत्र होगा, पानी वाला वो क्षेत्र जो तीनों तरफ सतलीय भाग से लगभग घिरा होता है, तो उसको खाड़ी कहा जाता है। जैसे भारत के गुजरात वाले एरिया के बारे में अपन बात करें तो गुजरात वाले एरिया जो होगा, यहाँ पे ये जो पानी भरा हो इसको कहा जाता है कच्छ की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, क्योंकि तीनों तरफ सतलीय भाग से घिरा हुआ है। ये जो एरिया यहाँ पे जो अंदर की तरफ धसा हुआ है ये वाला, इसको कहा जाता है खंबात की खाड़ी, खंबात की खाड़ी, जो कि अरब सागर वाले एरिया के पास। ये तो कहा जाता है नर्मदा ताप्ती नदियाँ इसी में तो आके गिरती है खंबात की खाड़ी में, ये खंबात की खाड़ी। वैसे ये है मन्नार की खाड़ी। अब मन्नार की खाड़ी के बारे में अगर देखें तो मन्नार की खाड़ी भारत को कौन से देश से अलग करती है, कौन से देश से मिला रही है पूछा जाए तो मन्नार की खाड़ी कौन से दो देशों के बीच में स्थित है, भारत और श्रीलंका के बीच में। या भारत के राज्य की बात करें तो तमिलनाडु के दक्षिणी हिस्से से, और श्रीलंका के कौन से हिस्से को मिला रही है, कौन सा हिस्सा होगा इस तरफ उत्तर पूर्वी हिस्से को तमिलनाडु के दक्षिणी हिस्से से कौन अलग कर रही है, मन्नार की खाड़ी। इस तरफ अगर देखें ये वाला जो एरिया है, इस तरफ ये जो श्रीलंका ये थोड़ा अंदर की तरफ है, ये थोड़ा अंदर की तरफ है, ऐसे करके। तो ये वाला जो जल क्षेत्र होगा ना, ये वाला जो जल क्षेत्र होगा ये वाला, इसको कहा जाता है पाक की खाड़ी, पाक की खाड़ी। देखो इसका पाक की खाड़ी से पाकिस्तान से कोई संबंध नहीं है। पाक जो शब्द जो है वो ये है जहां पे एल साइलेंट हो जाता है, PALK, ये है पाक। याद रखना पाक की खाड़ी या पाक स्ट्रेट या पाक जलडमरू मध्य आपने पढ़ा होगा, उसका पाकिस्तान से कोई संबंध नहीं है। यह है रॉबर्ट पाक नाम का एक व्यक्ति था जो कि तमिलनाडु में एक क्षेत्र था ना, मद्रास का गवर्नर हुआ करता था ये रॉबर्ट पाक, और इसी रॉबर्ट पाक के नाम पे पाक जल संधि का नाम पड़ा है, या पाक जल डमरू या पाक की खाड़ी का नाम इसी के नाम पे पड़ा, PALK। याद रखना पाक इसी के नाम पे। तो ये ऊपर की तरफ कौन सी खाड़ी है, पाक की खाड़ी, और नीचे की तरफ है मन्नार की खाड़ी। और ये जो ट्रेंच जो होगा ना बीच में, ये जो एरिया जो होगा इसी को कहा जाता है पाक जल डमरू मध्य, पाक स्ट्रेट या पाक जल डमरू मध्य। ठीक है, पूछ लिया जाए कि भारत और तमिलनाडु या भारत और श्रीलंका को कौन अलग कर रहा है, तो पाक जल डमरू मध्य है। इन्हीं के बीच में खाड़ी कौन सी है, मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी। ये वाला एरिया पाक की खाड़ी, ऊपर वाला पाक जल डमरू मध्य, ये श्रीलंका, ये तमिलनाडु। एक छोटी सी चीज और देखते हैं, मैंने यहाँ पे जो मैप में जो बनाया है उसको थोड़ा और यहाँ पे बड़ा करके दिखाता हूँ। देखो ये है श्रीलंका, और मैंने ये बनाया एक छोटा सा बीच में एक आइलैंड बनाया है, मैंने आइलैंड बनाया छोटा सा बीच में ऐसे करके, और यहाँ पे मैंने भारत की सीमा बनाई है ऐसे करके, ऐसे देखो ये ऐसे सेम ऐसे। तो मैं अगर थोड़ा सा यहाँ पे मैं समझाना चाहूँ तो देखो ये क्या होगा, ये यहाँ पे जो मैंने द्वीप बनाया है ये है रामेश्वरम, रामेश्वरम द्वीप है ये। ठीक है, रामेश्वरम द्वीप है, तमिलनाडु राज्य के अंदर ही आता है, ये पूरा का पूरा यहाँ तमिलनाडु राज्य के अंदर आता है। भारत के जो मिसाइल मैन जो रहे ना, मिसाइल मैन जो है जिसको जनता का राष्ट्रपति भी कहा जाता था, ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ द पब्लिक, APJ अब्दुल कलाम का संबंध यहीं से था, रामेश्वरम देश, रामेश्वरम से संबंध था। तो देखो रामेश्वरम को ही पम्बन द्वीप भी कह दिया जाता है, इसको पम्बन द्वीप, पम्बन द्वीप। देखो ये जो है ना ये पूरा रामनाथपुरम जो जिला उसके तहत आता है, रामेश्वरम भी। तो यहाँ से जो ये जो एरिया ना ये जो ब्रिज, देखो यहाँ पे ब्रिज बनाया हुआ है भारतीय रेल आती थी यहाँ तक, आती है भी, और इस ब्रिज को कहा जाता है पम्बन ब्रिज। चेन्नई एक्सप्रेस मूवी में दिखाया भी गया है इसको, पम्बन ब्रिज को। चेन्नई एक्सप्रेस जो मूवी चलती है ना उसमें दिखाया भी गया है, लास्ट का जो सीन है वो यहीं पे शूटेड है। पम्बन जो ब्रिज है वो भारत के मुख्य हिस्से को किससे जोड़ता है, रामेश्वरम द्वीप से जोड़ता है। रामेश्वरम द्वीप से जुड़ गया क्योंकि ये जो है वो हिंदुओं की तीर्थ स्थल, देखो राम से पता लग रहा है, रामेश्वरम मतलब राम का मंदिर होगा वहां पे कहीं ना कहीं, ठीक है, रामेश्वरम। और उससे अगर आगे चलते ना, उससे थोड़ा आगे चलते तो ये जो लास्ट वाला जो ये जो एरिया होगा ना, ये जो एरिया होगा ये होगा धनुषकोडी। धनुषकोडी एक गांव है और इसी गांव का था APJ अब्दुल कलाम जो था, इसी गांव का, धनुषकोडी गांव का है। ये लास्ट में जो एरिया ये है धनुषकोडी। और ये जो अगर यहाँ पे श्रीलंका की मैं बात करूं, श्रीलंका का जो लास्ट जो पॉइंट है ना ये, इसको कहा जाता है तलाई मन्नार। ये जो है यहाँ पे वो है तलाई मन्नार। देखो मन्नार किसके नाम पर पड़ा है, मन्नार यहाँ पे एक आइलैंड है श्रीलंका में, उसी के नाम पे मन्नार की खाड़ी का नाम पड़ा है। और यह है तलाई मन्नार, तलाई मन्नार या तिल्ला मन्नार भी बोल दिया जाता है इसको, तलाई मन्नार।
अब भारत का जो धनुषकोडी जो है और श्रीलंका का जो तलाई मन्नार है, उनके बीच में आपको कुछ नजर नहीं आएगा, लेकिन पानी के अंदर अगर देखा जाए 3 से 4 फीट के नीचे एक सेतु नजर आएगा पत्थरों का बना हुआ, जिसको कहा जाता है राम सेतु। ये राम सेतु, जिसको आदम ब्रिज भी कहा जाता है, आदम ब्रिज या राम सेतु। ये वही है जो नल नील के द्वारा बनवाया गया था। श्री राम ने जब श्रीलंका पे चढ़ाई जब करने गया था, तो नल नील के द्वारा जो पत्थरों से जिस ब्रिज का निर्माण करवाया गया था ना, वो यही ब्रिज है जो कि धनुषकोडी से तिल्ल्या मन्नार के बीच में जोड़ता है। लेकिन आज के दिन ये देखा नहीं जाता है, पानी के नीचे, मतलब पानी जलमग्न हो चुका है, ठीक है, जलमग्न हो चुका है। और इसको तोड़ने की सरकार की मुहिम थी 2005 में, जब कांग्रेस सरकार थी, तो उसने यहाँ पे क्या हुआ था, जो सवेज नहर प्राधिकरण जो था ना, उसको यहाँ पे टेंडर दिया गया था कि यहाँ से कोई ना कोई रास्ता निकाला जाए। और रास्ता क्यों निकाला जाए, रीजन था इसके पीछे, क्योंकि यहाँ से कोई भी अरब देश से कोई भी व्यापार हो रहा है भारत के, अगर विशाखापट्टनम राज्य में, विशाखापट्टनम पोर्ट पे हमें जाना है आंध्र प्रदेश में जो है, तो हमको यहाँ से घूम के जाना पड़ेगा ऐसे, क्योंकि यहाँ से कोई भी जलयान नहीं जा पाएगा, क्योंकि ये सेतु पानी के ऊपर नहीं है लेकिन नीचे है, यहाँ से कोई भी जलयान नहीं जा पाते हैं, ठीक है। इस वजह से यहाँ से जाना पड़ता है, तो बहुत ज्यादा फ्यूल यहाँ पे क्या होता है, खर्च होता है। इस वजह से इकोनॉमिक आर्थिक दृष्टि से इसको यहाँ से डिस्ट्रॉय करने की सोची थी 2005 में कांग्रेस सरकार ने। उसने नगर प्राधिकरण जो सवेज नहर जो था उसको यहाँ पे टेंडर दे चुकी थी, लेकिन जैसे बीजेपी गवर्नमेंट आई, बीजेपी गवर्नमेंट ने सेतु समुद्रम जो परियोजना जो थी उसको यहाँ पे डिनाई कर दिया गया 15 सितंबर 2014 को। उसने कहा कि ये राम जो सेतु है इसको नहीं तोड़ा जाएगा, ठीक है, ये हिंदू धर्म की आस्था का क्या है, स्तंभ है, इसको नहीं तोड़ा जाएगा, इसके अलावा कोई ऑप्शनल कोई रास्ता निकाला जाएगा, ठीक है। तो इसको अभी डिनाई कर दिया, इसको तोड़ा नहीं जाएगा। सैटेलाइट जो इमेजेस होते हैं उसमें इसको नजर आता है सेम पानी में ऐसे कैसे दिखते हैं, ठीक है। तो याद रखना ये भारत के श्रीलंका के साथ जो संबंध है वो, जो जल संधियां जो है वो, ठीक है। जय हिंद, जय भारत। आज की क्लास यहीं पे फिनिश करते हैं।